S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. So we have already talked about mutations. हमने म्यूटेशन की बात की कि आखिर म्यूटेशंस क्या होते हैं. म्यूटेशंस में दो टाइप देखे, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और एक जीन लेवल म्यूटेशंस. सो जीन लेवल म्यूटेशंस आखिर कैसे होते हैं, किस तरह से आपको पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोर होने का वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. A, T, G, C ये चार बेस ही मिलकर हमारी जेनेटिक अल्फ़ाबेट बनाते हैं. तो किस तरह से ये जेनेटिक अल्फ़ाबेट ही चेंज हो जाती है? व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉज चेंज इन दिस अल्फ़ाबेट एंड हाउ दीज थिंग्स लीड टू द जेनेटिक म्यूटेशंस. कितने तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? Welcome to S. Chan Academy. My name is Aditya and we'll be talking about all these things. इन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. जेनेटिक म्यूटेशंस के बारे में क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं. अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप S. Chan पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. अगर आपके पास इनकी हार्ड कॉपी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ म्यूटेशंस. In this we'll be talking about gene level mutations. हमने जेनेटिक्स की शुरुआत में जीन की डेफिनेशन पढ़ी थी और मॉलिक्यूलर बेसिस भी समझे कि जेनेटिक्स के मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होते हैं. और हमने अल्टीमेटली ये सीखा कि ओवरऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए में स्टोर्ड होती है. ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए, कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए हो सकता है. और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? इन द फॉर्म ऑफ nitrogenous bases और न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट हियर लाइक A, T, G, C. इनका जो सीक्वेंस है वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनाता है. सो इफ देर आर एनी चेंजेस इन दिस काइंड ऑफ बेसिस, इन बेसिस में अगर कोई चेंज हो जाते हैं, कोई बदलाव हो जाते हैं, वो पूरा का पूरा जो आउटकम है इससे बनने वाला mRNA उसको बदल सकते हैं. और अगर mRNA बदल जाएगा तो प्रोटीन भी चेंज हो सकता है. सो इसलिए इन चेंजेस को हम जेनेटिक चेंजेस कहते हैं, जीन लेवल के म्यूटेशंस कहते हैं. आइए देखते हैं कि इनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. इनको समझने के लिए जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग वी कैन कैटेगराइज देम इनटू अ नंबर ऑफ टाइप्स. कई तरह से इनको कैटेगराइज किया जा सकता है. इनफैक्ट एक क्राइटेरिया इसका ये है कि क्या एक म्यूटेशन माइनर चेंज लेकर आएगा प्रोटीन के प्रोडक्शन में या ट्रांसलेशन में, या फिर एक प्रोटीन एक बड़ा चेंज लेकर आ सकता है. सो ऑन दैट बेसिस यू कॉल देम आइदर एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, या तो आप इनको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं या फिर आप इनको पॉइंट म्यूटेशंस कह सकते हैं. So now what is the difference between point mutation and a frame shift mutation? Let us understand that. Suppose I write a statement. मैं एक statement लिखता हूँ. A cat ate a rat. Okay? एक बिल्ली ने एक चूहे को खा लिया. आपको समझ में आ रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेसिंग के बाद ये वर्ड्स लिखे हुए हैं. लेकिन अब मैं इसमें कहीं कोई लेटर को ट्विक कर देता हूँ. लेट अस से आई चेंज द C एंड आई राइट अ cat ate a rat. So I think to some extent you can guess the sentence. You might guess कि मे बी कहीं मिस स्पेलिंग, मिस टाइपिंग हुई है, स्पेलिंग की मिस्टेक है. कई बार आपसे भी हो जाता है जब आप व्हाट्सएप भेजते हो तो ऑटोमेटिक ऑटो स्पेल से चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अंडरस्टूड होती हैं, राइट? क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ सकते हो. सो इफ़ देयर इज़ अ सिंगल लेटर चेंज, बाकी चीज़ें सेम रही, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चेंज, यानी कि ये पॉइंट म्यूटेशन की कैटेगरी में आ सकता है. लेकिन अगर इसमें से हम कोई वर्ड ही हटा दें, इफ़ यू रिमूव अ कंप्लीट लेटर और यू ऐड अ कंप्लीट लेटर, आप इसमें कोई लेटर ऐड करें और रिमूव करें और फिर जो वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट है वो वैसा ही रखें, उनका जो नंबर है वो वैसा ही रखें. लेट्स से मैं इसमें से A हटा देता हूँ या यहाँ से C हटा देता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं 3-3
1 3 3 1 3 इसी का पैटर्न मेंटेन करके रखता हूँ, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ए, कैट में से सी हटा दिया, ATA, फिर 3 लेटर्स TEA and then R and then AT. So it is not possible to make a sense of these sentences. इस तरह से हम इस सेंटेंस से कोई सेंस नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन में अगर डीएनए के सीक्वेंस में कहीं पर कोई एडिशन हो जाता है, कोई नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाता है या फिर कोई बेस रिमूव हो जाता है, सो दैट विल लीड टू द चेंज इन एंटायर फ्रेम। द रीज़न इज, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन 3 वर्ड्स के फॉर्मेट में रीड की जाती है, जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं या कोडॉन कहते हैं। तो अगर कोडॉन में एक लेटर एक्सचेंज होता है तो उसका असर पड़ेगा उसके थ्रू अटैच होने वाले अमीनो एसिड पर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक अमीनो एसिड बदलेगा। लेकिन अगर उस पूरे सीक्वेंस में, उस पूरी सीरीज़ में एक लेटर को आप निकाल दें या एक लेटर को ऐड कर दें, तो रिमूव या ऐड करने पर जो आगे का पूरा 3 का सीक्वेंस है वो कंप्लीटली बदल जाएगा। तो इसलिए डिलीशन और एडिशंस, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कॉल देम एज इंडेल्स, इन शॉर्ट, insertions and deletion. So if there is insertion or deletion in DNA sequence during the mutation, that can cause heavy penalty to the sequence or structure of the DNA, and that is called as frame shift mutation. But compared to that, point mutations may be relatively mild. अगर सिर्फ चेंजेस हो रहे हैं बेस में, एक जगह एक बेस की जगह दूसरा बेस लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशंस। केमिकली स्पीकिंग, अगर हम केमिकली बात करें तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेसेस 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरिन्स और एक पिरिमिडिन्स। प्यूरिन कौन है? प्यूरिन्स आर A and G and pyrimidines are C and T. So it is likely that sometimes प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अ प्यूरिन ड्यूरिंग अ म्यूटेशन, जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, या फिर पिरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पिरिमिडीन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक प्यूरिन पिरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए। तो ये दोनों तरह के जो चेंजेस हैं, हालांकि ये सब्स्टिट्यूशन होंगे, दे विल बी लेस डैमेजिंग कंपेयर टू द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, बट दीज चेंजेस can also be categorized into 2 groups. One will be called as transition, where purine to purine shift or pyrimidine to pyrimidine shift happens, and where purine to pyrimidine or pyrimidine to purine shift happens, that is called as transversion. So transition and transversion, these are 2 types of changes or mutations which are seen as point mutations. Now we can further classify point mutations. ये जो point mutation है, केमिकली तो हमने इस तरह से क्लासीफाई कर दिया, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन्स। लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसको क्लासीफाई करने का? आप जानते हैं कि कोडॉन्स हर एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप एक बात और जानते हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए कई कोडॉन हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक कोडॉन में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन हुआ जिससे कि एक नया कोडॉन बन गया, बट अमीनो एसिड अभी फिर भी वही लग रहा है। सो इफ द अमीनो एसिड इज नॉट चेंजिंग, देन इट विल बी लीस्ट डैमेजिंग, इट विल नॉट इवन कॉज एनी चेंज इन द प्रोटीन। प्रोटीन फिर भी वही बनेगा म्यूटेशन होने के बावजूद भी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेशन हुआ और कोडॉन जो है वो चेंज हुआ, और वो कोडॉन बदल के क्या बन गया? एक स्टॉप कोडॉन बन गया। तो अगर वो स्टॉप कोडॉन बन जाएगा तो आधा प्रोटीन ही रास्ते में ट्रंकेट हो जाएगा, वो पूरा बन ही नहीं पाएगा। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकता है केवल एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से कोडॉन चेंज हुआ, और कोडॉन चेंज होने की वजह से अमीनो एसिड बदल गया। सो इफ अमीनो एसिड चेंजेस, then it will be one type of point mutation. If it stops the process, that will be another type of mutation, point mutation. Or if it does not cause any change in the protein, that will be another type of point mutation. So we can broadly group them. हम इसलिए इनको broadly group कर सकते हैं mutations को, either
as silent mutations which will cause no change in the amino acid sequence. Like you can see here, there was a codon UUA which is representing leucine. अगर किसी DNA sequence, RNA sequence में UUA होगा कहीं पर, तो इससे leucine नाम का अमीनो एसिड प्रोटीन में लगेगा। अब मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया, U की जगह बदलकर C हो गया, तो अगर U की जगह बदलकर C हो गया तो ये UUA की जगह ये अल्फ़ाबेट बन गया, ये वर्ड बन गया CUA, और अभी भी ये ल्यूसीन को ही एनकोड करता है। तो इस म्यूटेशन के बावजूद भी प्रोटीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेनेटिक कोड। हम लोग हर दिन हर समय बहुत सारे म्यूटेंट से एनकाउंटर होते हैं, लेकिन उतने फ्रिक्वेंटली म्यूटेशन नहीं होते हैं। वी हैव कार्सिनोजेंस, वी हैव म्यूटेंट्स ऑल ओवर इन आवर सराउंडिंग्स। बट दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, करीब करीब 90% डीएनए हमारा ऐसा है जो किसी चीज़ को एनकोड नहीं करता है, किसी प्रोटीन को नहीं बनाता है। तो एक तो म्यूटेशंस उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। दूसरा, क्योंकि कोडॉन डिजेनरेट हैं, देर आर मैनी कोडॉन्स फॉर सिंगल अमीनो एसिड्स, इसलिए म्यूटेशन होने के बावजूद भी प्रोटीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज लाइक अ बफरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल विच प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द म्यूटेशंस. So silent mutations will not cause any change in the phenotype, but yes, at the genotypic level, changes would happen. Now in another type, the same codon which was for valine, if U changes to G, तो अगर ये UUA की जगह GUA हो जाता है, then it changes an amino acid. अब ये valine ल्यूसीन का कोडॉन था, अब ये valine का कोडॉन बन गया, तो ल्यूसीन की जगह valine लग जाएगा, अमीनो एसिड में चेंज आ जाएगा। तो प्रोटीन में अगर अमीनो एसिड बदलेगा तो चेंजेस आ जाएंगे। आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया के बारे में, कितनी हार्मफुल बीमारी होती है। सिकल सेल एनीमिया में पूरी आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बदल जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सिंगल कोडॉन वहाँ पर बदल जाता है एंड ग्लूटामेट की जगह वेलिन लग जाता है। तो एक अमीनो एसिड बदलने से पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इतना चेंज आता है कि वो फाइबर्स बना लेता है और आरबीसी को सिकल शेप्ड कर देता है। कैन यू बिलीव दैट? A single point mutation can cause such a drastic change. So that is called as missense mutation. On the other hand, even more drastic change can be brought about if, let us say, this UUA, इसमें जो बीच वाला U है, this changes to A and this becomes UAA. तो अगर ये चेंज आ जाता है, ये म्यूटेशन हो जाता है, दिस विल मेक दिस कोडॉन अ स्टॉप कोडॉन। और अगर एक mRNA में बीच में कहीं UUA आ गया तो प्रोटीन जो पहले पूरा यहाँ तक बनना था वो अब यहीं तक बनकर रिलीज हो जाएगा एंड इट विल नॉट इवन बी कंप्लीटेड। सो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रंकेटेड प्रोटीन। एंड ट्रंकेटेड प्रोटीन का एक ही फ्यूचर होता है, डेथ। इन प्रोटीन को मार दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, दे वोंट सर्वाइव एनी मोर एंड दे वोंट बी फंक्शनिंग। तो इनसे होने वाले फंक्शन भी लॉस्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने बात की इस बारे में कि जो पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, कोई भी अल्फ़ाबेट है जैसे AAT, TAC, CAT, अगर ये जेनेटिक कोड है और इसमें से अगर एक डिलीशन हो जाता है या फिर एक इंसर्शन हो जाता है, सो अगर एक डिलीशन होगा तो ये कोड क्या बन जाएगा? AAT। मान लीजिए A इंसर्ट हो गया, यहाँ पर A इंसर्ट हो गया, तो A इंसर्ट हो गया तो अब आगे का सीक्वेंस देखिए बदल जाएगा, ATA like this, CCA and T. So look at the codons now. पहले AAT था, अभी भी AAT है, पहला अमीनो एसिड वही लगेगा। दूसरा अमीनो एसिड जो है TAC से लग रहा था, यहाँ पर ATA हो गया, यहाँ CAT था, यहाँ CCA हो गया, आगे के सारे कोडॉन्स बदल जाएंगे। सो इफ इट इज़ एन इंसर्शन that will cause entire frame to be changed, or even if it is a deletion, let us say हम यहाँ से T हटा देते हैं तो AAT, ये T हटा दिया तो ये बना ACCAT, आगे का सारा फ्रेम चेंज हो जाएगा। सो वेदर इट इज इंसर्शन और इट इज डिलीशन, इट विल लीड टू अ चेंज इन entire sequence. So by now we have talked about
टाइप्स ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस की पॉइंट म्यूटेशंस और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होते हैं, एक जीन लेवल पर म्यूटेशंस किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये म्यूटेशंस होने के पीछे रीज़न क्या होता है? क्यों ए बदल जाएगा यू में, क्यों यू बदल जाएगा सी में, आखिर ऐसे चेंजेस क्यों होंगे? वाई वुड दीज चेंजेस हैपन? तो इसका आंसर है केमिकल फोर्सेस और केमिकल रिएक्शंस. You know that these nitrogenous bases are chemicals and they can be induced by some other agents which are called as mutagens, or maybe spontaneously they encounter some chemical reactions. So chemical changes lead to these mutations. We will see details of this. हम इसके बारे में और डिटेल्स देखेंगे कि आखिर ये म्यूटेशंस के पीछे होने वाले केमिकल चेंजेस कौन से हैं, जस्ट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations. So we will be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we will come to partial differential equations. And this topic is very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी. हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि म्यूटेशंस यानी कि पॉइंट म्यूटेशंस और जीन लेवल पर जो म्यूटेशंस होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है. और हमने बात की दो इम्पॉर्टेंट टाइप के जीन म्यूटेशंस की. एक पॉइंट म्यूटेशंस जो कि एक स्पेसिफिक जगह पर होने वाले चेंजेस को कहते हैं. उन पॉइंट म्यूटेशंस के 3 सब टाइप्स होते हैं: मिससेंस, नॉनसेंस एंड यू कैन सी हियर साइलेंट म्यूटेशंस. Silent will not cause any change, missense will change amino acid, and nonsense will stop the protein synthesis. On the other hand, we talked about major changes which are caused by insertion of a base or removal of a base. So insertions and deletions, they lead to long changes, long range changes in the DNA called frame shift mutations. Now we will be talking about what causes these changes. आखिर ये changes होते क्यों हैं, कैसे होते हैं. म्यूटाजेंस या जो केमिकल्स जिन्हें आप कार्सिनोजेंस कहते हैं, या जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अंदर म्यूटेशन कर सकते हैं, वो आखिर ये अचीव कैसे करते हैं. सो आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस लाइज इन केमिकल नेचर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. आप जानते हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों ही नाइट्रोजनस बेस हैं. इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, एंड बोथ दीज मॉलिक्यूल्स, वेदर प्यूरिन और पिरिमिडिन, they are susceptible to attack by alkylating agents, aminating agents, deaminating agents. तो अगर इन पर से अमोनिया अमीनो ग्रुप निकल जाए, डीएमिनेशन हो जाए, या अमीनो ग्रुप अटैच हो जाए, या मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, इस तरह के चेंजेस इनकी जो बेस पेयरिंग एबिलिटीज़ हैं उनको ग्रेटली अफेक्ट करते हैं. आइए देखते हैं किस तरह से. सो इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, यू विल फाइंड दैट ओरिजिनली इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है अगर उसकी बात करें तो उसमें जीसी पेयर प्रेजेंट था, लेट अस से. सो दिस जीसी पेयर, समहाउ द साइटोसिन प्रेजेंट हियर गेट्स डीएमिनेटेड. यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन. आप जानते हैं कि साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. साइटोसिन विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. It's a pyrimidine. It will have an oxygen here, it will have an amino group here. Now if you remove this amino group, अगर आप इस amino group को remove कर देते हैं, this will turn into a molecule where at both the positions you will now have oxygen.
So earlier when it was 2-oxy 4-amino, it will now turn into 2,4-dioxy pyrimidine molecule. And this 2,4-dioxy pyrimidine, ये जो molecule है, this is nothing but uracil. तो किसी एग्जिस्टिंग डीएनए में मान लीजिए कि सीजी था कहीं पर, साइटोसिन का डीएमिनेशन हुआ, इससे अमीनो ग्रुप निकल गया, तो ये साइटोसिन बदल गया यू में जो अभी भी जी के साथ पेयर्ड है। जब इसका एक साइकिल होगा रेप्लिकेशन का तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगेगा। तो जब ये अलग होकर इसका रेप्लिकेशन होगा तो जी के अगेंस्ट तो सी लग जाएगा, लेकिन यू के अगेंस्ट क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो यू विल पेयर विद ए और उसके अगले रेप्लिकेशन स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा एटी में। तो आपने देखा कैसे जीसी पेयर एक जगह एटी पेयर में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ डीएमिनेशन। सिमिलरली इफ यू लुक एट अनदर एग्जाम्पल हियर, अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखें, यू हैव 80 पेयर। आप देख रहे हैं यहां पर कि एक डीएनए में ऑलरेडी 80 पेयर है, पहले से 80 पेयर प्रेजेंट है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दिस एडेनिन ग्रुप, नाउ व्हाट इज एडेनिन, यू शुड नो दैट एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है। प्यूरिन में 2 रिंग्स होते हैं, इट हैज गॉट 2 रिंग्स and it has got an amino group as well. So if in adenine, अगर एडेनिन में भी साइटोसिन की तरह ये अमीनो ग्रुप रिमूव कर दिया, if this amino group get removed and you convert this into another molecule, आप इसको एक दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, that is called as hypoxanthine. तो यहाँ पर भी डीएमिनेशन से एक इसमें बदल गया, H में बदल गया, और A जब H में बदल जाएगा then what will happen during the next round of replication, जब ये स्ट्रैंड रेप्लिकेट होगा तो H के अगेंस्ट C लगेगा and this entire sequence will change into GC. तो हमने यहाँ पर 2 तरह के म्यूटेशन देख लिए, GC कैसे AT में बदल गया, AT कैसे GC में बदल गया. So these kind of mutations happen due to डीएमिनेशन रिएक्शंस, यानी कि कोई भी डीएमिनेटिंग एजेंट होगा वो इस तरह के म्यूटेशंस कर सकता है. आइए और देखते हैं, कुछ और केमिकल रिएक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर एन एग्जिस्टिंग जीसी पेयर, एक डीएनए मॉलिक्यूल में जीसी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है. समहाउ देयर वाज अ केमिकल एजेंट, कोई एक केमिकल एजेंट था जिसने ग्वानिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, एल्काइलेटिंग एजेंट आ गया. बहुत सारे एल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मोक्स में प्रेजेंट होते हैं. तो एल्काइलेटिंग एजेंट ने जी के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दिया. अब जी के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, सो एल्काइलेटेड जी हैज़ एन एबिलिटी टू पेयर विथ टी इंस्टेड ऑफ सी. ये किसके साथ पेयर कर सकता है, टी के साथ पेयर कर सकता है. तो जीसी पेयर पहले जीटी में बदला, और जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो टी के अगेंस्ट ए लग जाएगा, इट विल टर्न इनटू एटी पेयर. इसका मतलब डीएमिनेशन के अलावा एल्काइलेशन या मिथाइलेशन भी इट कैन रिजल्ट इन म्यूटेशन, इससे भी म्यूटेशन हो सकता है. मोर ओवर इफ यू लुक एट अदर मैकेनिज्म, आप एक और मैकेनिज्म देखें, यू कैन सी हियर देयर आर केमिकल रिएक्शंस कॉल्ड एज डीप्यूरिनेशन, यानी कि प्यूरिन रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो इफ एन एग्जिस्टिंग जीसी पेयर वाज देयर एंड अगर जीसी में आप देखते हैं कि जी प्यूरिन है, सी पिरिमिडीन है, तो डीप्यूरिनेशन का मतलब हो गया कि प्यूरिन गायब, और प्यूरिन यहाँ से गायब हो गया तो आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रैंड जब रेप्लिकेट होगा तो इससे तो ठीक ठाक जीसी बन जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल स्ट्रैंड बनेगा. लेकिन अगर इसका एक बेस गायब हो चुका है तो रेप्लिकेशन होने के बाद ये एम्प्टी स्पेस बचेगा, and that will be an example of not the point mutation but it will lead to frame shift, which is deletion. So depurination can cause deletion. So these are 3 important mechanisms, molecular mechanisms by which I will say mutations can happen. इसके अलावा और भी mechanisms हैं. UV लाइट से आपने सुना होगा कि म्यूटेशन हो जाता है, कैंसर हो जाता है. तो यूवी लाइट क्या करती है, यूवी लाइट जब किसी डीएनए के ऊपर पड़ती है तो जनरली इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स ऑफ थायमिन, थायमिन के डाइमर्स बन जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स द बेस पेयरिंग एबिलिटी ऑफ थायमिन इज लॉस्ट, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. So because of several chemicals, several molecules, these kind of molecular changes happen in nucleic acids
and they causes point mutations as well as frame shift mutations. Altogether we can say mutations at gene level. So that was all in this video. अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो मैं कहूँगा कि हमने इसमें म्यूटेशंस का दूसरा पार्ट देखा, पहला पार्ट पिछले वीडियो में था, और हमने बात की कि जीन लेवल पर म्यूटेशंस कितने तरह के होते हैं। प्राइमरीली हम जीन लेवल पर होने वाले म्यूटेशंस को या तो इस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कि उनका एक्सटेंट कितना है। तो एक होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस जिनमें इंसर्शन और डिलीशन आते हैं, और एक होते हैं पॉइंट म्यूटेशंस जिनमें एक सिंगल बेस पेयर की अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है, और उस एक्सचेंज से या तो हो सकता है कि प्रोटीन पर कोई फर्क ना पड़े, अमीनो एसिड वही लग जाए बिकॉज ऑफ डिजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स, उसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, या फिर हो सकता है कि अमीनो एसिड बदल जाए, मिससेंस म्यूटेशन, या हो सकता है कि अमीनो एसिड को इनकोड करने वाला कोडॉन अब स्टॉप कोडॉन बन जाए, उसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। तो 3 तरह के म्यूटेशंस जो है पॉइंट म्यूटेशन में, और 2 तरह के म्यूटेशंस फ्रेम शिफ्ट में। इसके बाद हमने वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस या मैकेनिज्म क्या होते हैं इन म्यूटेशंस के पीछे। तो हमने जाना कि डी एमिनेशन, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के अमीनो ग्रुप का निकल जाना, या फिर एल्काइलेट हो जाना, या फिर डीप्यूरिनेशन हो जाना, या डाइमर्स बन जाना, इस तरह के जो केमिकल इवेंट्स होते हैं दे कैन लीड टू चेंज इन बेस पेयरिंग एबिलिटीज़ ऑफ द डीएनए। एंड ये जो बेस पहले किसी और चीज़ से पेयर कर रहा था, अब किसी और चीज़ से पेयर करने लगता है, तो एक रेप्लिकेशन साइकिल के बाद वो बेस पेयर बदल जाता है। एंड दैट इज़ हाउ म्यूटेशंस अराइज इन डीएनए। बट रिमेंबर, म्यूटेशंस जहाँ एक तरफ हार्मफुल भी हैं, वहीं दूसरी तरफ म्यूटेशंस की वजह से ही एलील्स बनते हैं, और उन्हीं की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन होता है। सो they have both pros and cons. Mutations are harmful, they lead to several diseases, but at the same time, mutations are also important for driving the evolutionary process. So if you want to learn more about these topics, you can refer to these books of S. Chand Publishing. The link for ebooks has been provided in the description box if you want to access that. And I hope you are enjoying the videos. आपको videos अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो स्क्रीन पर प्रेजेंट बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.